हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे कंसेप्ट को मैंने आपको समझा दिया है। हमने फर्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आपका पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट को समझाया और एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाया, ताकि आप ये ठीक से समझ सको कि किस तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको अकाउंटिंग इक्वेशन यानी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, इस पे किस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन को पुट किया जाता है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो दूसरा नाम है वो है आपका बैलेंस शीट इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस्ड होता है वो होता है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमेशा और हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है, यानी जो एसेट है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के, जिसके सारे कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ये है, ये यहाँ आप लिखते हो एसेट्स, जो भी बिजनेस का एसेट है जो कि हमेशा और हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का। तो यहाँ पर आप लिख लो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और यहां लिख लो आप इज इक्वल टू, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां पर आप इस कॉलम में लिख लो ट्रांजैक्शन, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम यहां पर लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हमने लिखेंगे, और जो भी एसेट होगा वो इतने दूर के अंदर हम सारा एसेट लिखेंगे, और फिर लायबिलिटीज़ जो होगा यानी आउटसाइड लायबिलिटीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे, और प्लस के बाद जो ऑनर ने पैसा लगाया है यानी कैपिटल, हम वहाँ पर इसको लिखेंगे। अब हम आपको डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाएंगे आज के क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जैसे जैसे होगा सारा क्वेश्चन को लगभग हम इसमें आपका सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कुछ ट्रांजैक्शन दिया गया है जिसके सहायता से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। सबसे पहला इसमें कहता है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सबसे पहले कॉलम में आप यहां पर लिखोगे फर्स्ट संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। याद रखिएगा, जो भी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, वो हम सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं? जो बिजनेस का एक सिंगल ऑनर होता है, सिंगल प्रोप्राइटर है, वो सिंगल ऑनर है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कहते हैं। फिर इसके बाद जो इससे बड़े लेवल का बिजनेस होता है उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में आपका 2 से लेकर के 50 पार्टनर तक हो सकते हैं, और सबसे बड़ा जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका कंपनी। कंपनी 2 टाइप के आपकी जनरली आपको पढ़ना होगा। एक है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें 7 से लेकर के अनलिमिटेड तक इसमें आपके ऑनर हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 2 से लेकर के 200 तक इसमें पार्टनर होते हैं, या कह सकते हैं ऑनर होते हैं। तो यहाँ पर हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब देखिए, संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 1,00,000 रुपया कैश लगाया। संदीप कौन यहाँ पर? संदीप यहाँ पर है बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का मालिक। देखिए, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है, यानी ये संदीप है। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का मालिक होता है, यहाँ पर संदीप, वो दोनों अलग अलग होता है। मतलब बिजनेस अलग है और यहाँ पर बिजनेस का ऑनर यानी जो अभी के केस में संदीप है, वो दोनों अलग अलग है। और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग होते हैं।
अब ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और अभी संदीप ने कितना लगाया है, 1,00,000 रुपए जो है वो बिजनेस में लगाया है एज अ कैपिटल। ये कैपिटल बिजनेस में आया और हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रिकॉर्डिंग सारा करते हैं। तो 1,00,000 रुपए यहाँ पर संदीप ने लगाया बिजनेस में, और जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो बताइए, बिजनेस में 1,00,000 रुपया कैश आया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में 1,00,000 रुपये कैश आया, तो बिजनेस का एसेट बढ़ेगा और एसेट के साइड में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश, और प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, कैश। कितने का कैश आया, 1,00,000 रुपीज का यहाँ पर बिजनेस में कैश आया है। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए का यहां पर बिजनेस में कैश आया। ऑनर का पैसा जो बिजनेस में होता है इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, कैश भी बढ़ा बिजनेस में और बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी भी बढ़ा, यानी कैपिटल भी बढ़ा। तो यहां पर हम कैपिटल में भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1,00,000 रुपीज। क्या आउटसाइड कोई लायबिलिटी बढ़ा, आउटसाइड कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ा, क्योंकि बिजनेस में 1,00,000 रुपए जो दिया वो बाहर वाले ने नहीं दिया, बल्कि बिजनेस के ऑनर ने, संदीप ने यहां पर दिया। तो संदीप का कैपिटल जो है बिजनेस में इंक्रीज करेगा, इसीलिए कैपिटल बढ़ा, लेकिन कोई आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं बढ़ा, इसीलिए यहां पे आउटसाइड लायबिलिटीज में 0 होगा और यहां पे लिखो आप इज इक्वल टू। देखो अब क्या अकाउंटिंग इक्वेशन मैच दोनों साइड बैलेंस कर रहा है, तो हाँ बैलेंस कर रहा है। एसेट साइड में कैश 1,00,000 और इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों साइड में आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ भी 1,00,000 है, तो इज इक्वल टू के इधर भी 1,00,000, इज इक्वल टू के उधर भी 1,00,000। इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो रहा है, तो आप सब कुछ सही कर रहे हो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या हुआ आपका, न्यू इक्वेशन में बिजनेस में बताइए अभी प्रेजेंट में कैश कितना है, तो बिजनेस में जो कैश है वो प्लस 1,00,000 रुपीज कैश है, और बिजनेस में आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है, इज इक्वल टू 0, अभी तो कोई आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं है, और प्लस करेंगे, बताइए बिजनेस में कैपिटल कितना है, तो वो है आपका 1,00,000 रुपीज का कैपिटल। ये हुआ आपका न्यू इक्वेशन। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या कहता है सो देखते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब बिजनेस में याद रखिएगा, जो भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पर क्या खरीदा गया है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो कैश दे करके बिजनेस में फर्नीचर खरीदा गया है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आप लिखो परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज। कितने का फर्नीचर परचेज किया गया है, यहां पर 5,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया गया है। लिख दिया मैंने यहां पर 5,000 रुपीज। अब देखिए इसका किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाएंगे। बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया गया है कैश। फर्नीचर जो होता है वो बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करता है, इसीलिए फर्नीचर जो है वो बिजनेस के लिए, याद रखिएगा प्रोप्राइटर के लिए नहीं, बिजनेस के लिए जो आपका फर्नीचर है वो क्या है, एसेट है, क्योंकि फर्नीचर जो है वो बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा, इसीलिए क्या है, फर्नीचर एसेट है। तो आप एसेट साइड में लिखोगे फर्नीचर, लिख दो यहां पे फर्नीचर, लिख दिया। अच्छा, फर्नीचर परचेज किया गया है, तो बिजनेस में फर्नीचर आया, बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, तो आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे। कितना फर्नीचर, कितने का फर्नीचर आया, तो 5,000 रुपीज का। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हर चीज का जो वैल्यू है बिजनेस में वो मनी में मेजर होना चाहिए या मनी में उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो मनी में नहीं रहेगा तो फिर हम अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो 5,000 रुपीज का फर्नीचर आया, तो प्लस किए हम, क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर बढ़ा। कितने का फर्नीचर बढ़ा, 5,000 रुपीज का फर्नीचर यहाँ पे बढ़ गया।
अभी जो हम अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्लस और माइनस के फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़े थे और मैथमेटिक्स में हमने चूंकि प्लस माइनस सीखा था, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस ही करना सीख रहे हैं। इसके बाद जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं, इसके बाद हम डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली में हमें डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में ही करना है, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्लास 10th में हमने मैथमेटिक्स प्लस और माइनस के फॉर्म में सीखा था, तो इसीलिए अकाउंटिंग क्वेश्चन भी हम प्लस माइनस के फॉर्म में ही सीख रहे हैं। तो देखिए, फर्नीचर 5,000 का आया। आपने फर्नीचर तो खरीदा, यानी बिजनेस ने फर्नीचर तो खरीदा, लेकिन कैश में खरीदा, यानी कैश दिया बिजनेस ने फर्नीचर को परचेज करने के लिए। तो बताइए, 5,000 रुपीज़ फर्नीचर प्लस हुआ। अच्छा, ये तो कैश है। जैसे ही बिजनेस ने कैश पेमेंट किया होगा, उसी तरीके से 5,000 रुपये कैश कम हो गया होगा। हुआ होगा या नहीं? फर्नीचर आया प्लस 5,000, एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हुआ, माइनस कैश, यानी आपका दूसरा एसेट है, यहाँ पे कैश कम हुआ, माइनस 5,000 रुपीज़। अब देखो क्या इक्वेशन मैच करेगा? बिल्कुल करेगा। 5,000 प्लस 5,000 माइनस, तो अगर देखा जाए तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर भी उधर 1 लाख और इधर 1 लाख रहेगा ही आपका। तो यहां पे लिखो आप न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। बताइए, अब प्रेजेंट कंडीशन में बिजनेस के पास कैश कितना है? था 1 लाख रुपए कैश। अब प्लस करो यहां पर, अब कैश कितना रहा? प्लस करने का मतलब है कि कितना कैश अभी है अवेलेबल बिजनेस के पास। तो 1 लाख था, जिसमें से 5,000 तो फर्नीचर खरीदने में चला गया, तो अब जो है कैश बचा बिजनेस में 95,000 रुपीज़। 95,000 कैश है। अच्छा, एसेट बिजनेस में कैश है, एसेट के तौर पे बिजनेस के पास 95,000 रुपीज़ का कैश है, और एसेट के तौर पे बिजनेस का फर्नीचर कितना है? 5,000 यहाँ पे रुपीज़। तो 5,000 कैश में एसेट और 5,000 फर्नीचर एसेट, तो टोटल 1 लाख का एसेट है बिजनेस के पास, जो कि बराबर है इज इक्वल टू, क्या कोई आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ा क्या? फर्नीचर परचेस किए तो नहीं किए, तो यहाँ पे आप जीरो कर दो। पहले यहाँ पे आप देखो, क्या कोई आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ा? नहीं। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो बताइए कि यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटीज कितना रहेगा? 0। और कैपिटल कितना है? तो भाई यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैपिटल एज इट इज 1 लाख रुपीज़ का है, जितना था उतने का है। 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है। अब देखो, इज इक्वल टू के इस साइड देखो, एसेट साइड के, और इज इक्वल टू के उस साइड में देखो, तो 95 प्लस 5 1 लाख, और इज इक्वल टू उधर भी 1 लाख रुपीज़। इक्वेशन मैच कर रहा है। इसके बाद आपका ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? ट्रांजेक्शन नंबर 3 आपका कहता है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब बिजनेस ने, याद रखना प्रोप्राइटर के हिसाब से नहीं, बिजनेस ने क्या परचेज किया? तो बिजनेस ने गुड्स परचेज किया और कैश में परचेज किया 20,000 रुपये का। तो यहां पर आप लिखो ट्रांजेक्शन में परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 का बिजनेस ने गुड्स परचेज किया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे बैठाना है? देखिए, गुड्स परचेज किया तो सबसे पहले यहां पर आप लिख दो, एक एसेट इंक्रीज हुआ, बताते हैं कैसे। यहां आप लिख दो स्टॉक। क्यों हमने स्टॉक लिखा? गुड्स क्या होता है पहले ये जानो। गुड्स वो होता है जो बिजनेस में खरीदा ही जाता है बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। लेकिन वो गुड्स जो अभी नहीं बिका है, यानी अनसोल्ड गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। यानी जो गुड्स अभी बिका नहीं है, बेचना है पर अभी बिका नहीं है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। और स्टॉक बिजनेस के लिए करंट एसेट होता है, इसीलिए हम यहाँ पर जब गुड्स परचेज किए हैं तो यहाँ पर हम स्टॉक लिखे हैं, क्योंकि ये गुड्स खरीदा गया है बेचने के लिए, फिलहाल अभी इसे बेचा नहीं गया है। तो स्टॉक हमने गुड्स परचेज किया, बिजनेस में गुड्स आया तो स्टॉक बिजनेस का बढ़ेगा। स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट होता है, इसीलिए हम इसको एसेट साइड में लिखे हैं। बाकी फर्नीचर बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट है, और कैश जो है वो भी बिजनेस के लिए करंट एसेट है या लिक्विड एसेट है, मैंने आपको बताया था। खैर, सारा एसेट है, स्टॉक यहाँ पर। अब गुड्स परचेज किए हैं यहाँ पर,
ध्यान रखना, अगर हम गुड्स परचेस किए हैं तो बिजनेस में गुड्स यानी स्टॉक बढ़ेगा। अच्छा, कैश में परचेस किए हैं, यहां पे लिखा हुआ है कैश में हमने परचेस किया है। गुड्स आप चाहे कैश में परचेस करो या क्रेडिट में परचेस करो, यानी पैसे दे करके खरीदो या उधार में आप खरीदो, दोनों कंडीशन में आपका स्टॉक तो बढ़ेगा ही। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लो खुद ही, कि आप मार्केट जाते हो, फैमिली के साथ जाते हो, मम्मी पापा के साथ जाते हो, अकेले जाते हो, तो क्या करते हो, आपने मान लो एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया 40 रुपये वाला, आपने 40,000 रुपीज़ पे कर दिया तो भी डेयरी मिल्क चॉकलेट आपके पास आया। आपने सामने वाले शॉपकीपर को बोला कि ये डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है हम बाद में इसका पैसा आपको 40 रुपीज़ दे देंगे, तो भी आपके पास डेयरी मिल्क चॉकलेट आया, भले ही अब बाद में पैसा पे करोगे। तो दोनों कंडीशन में चॉकलेट आपके पास आया। उसी तरीके से बिजनेस चाहे कैश में गुड्स परचेस करे या उधार में गुड्स परचेस करे, गुड्स तो उसके पास आएगा ही और स्टॉक जो है वो बढ़ेगा ही। तो यहां पर आप कर दोगे प्लस, चाहे गुड्स कैश में हो या उधार में हो। तो यहां पर कितने का गुड्स परचेस किया गया है, 20,000 रुपीज का, 20,000 हमने यहां पे प्लस कर दिया। अब बताओ कि क्या कैश में परचेस किया गया था या उधार में, तो यहां लिखता है कैश में। अगर उधार में परचेस किया रहता तो इज इक्वल टू यहां पर लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज बढ़ जाता, यानी क्रेडिटर को हमको पैसा पे करना पड़ता। फिलहाल इसकी बात करेंगे हम। स्टॉक बढ़ा, बदले में बिजनेस को 20,000 रुपये पे करना पड़ा कैश। देखो कैश पे करना पड़ा, तो कैश 95,000 अभी है, जिसमें से हम लेस कर देंगे क्योंकि पे करना पड़ा बिजनेस को कैश, तो कैश कम हो जाएगा 20,000 रुपये से, तो कैश को माइनस कर दिए। बस इस ट्रांजेक्शन का यही इफेक्ट पड़ा। अब क्या कोई फर्नीचर पे फर्क पड़ा इस ट्रांजेक्शन से, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां आप जीरो लिख दो। क्या आउटसाइड लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां पे आप जीरो लिख दो। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां पे आप जीरो लिख दो। अब न्यू इक्वेशन क्या हुआ, यहां लिख दो आप न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में बिजनेस के पास कैश था 95,000 रुपीज का, जिसमें से 20,000 तो गुड्स परचेस करने में चला गया, तो अब प्लस में, यानी प्लस मतलब कितना बचा कैश, तो 20,000 चला गया, 75,000 रुपीज का जो है कैश बचा बिजनेस में। फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं था, तो जैसे फर्नीचर था 5,000 एज इट इज फर्नीचर आपका बिजनेस में 5,000 रुपीज का है। स्टॉक कितने से बढ़ गया, 20,000 रुपये से, तो 20,000 रुपया का स्टॉक है बिजनेस के पास। अभी फिलहाल कोई लायबिलिटीज यानी आउटसाइड लायबिलिटीज बिजनेस के पास नहीं है, जीरो, और बिजनेस के पास 1,00,000 रुपये का कैपिटल है अभी, तो 1,00,000 रुपये हमने कैपिटल में लिख दिया। अभी भी इक्वेशन मैच कर रहा है। देखो एसेट साइड में देखो, कैश फर्नीचर स्टॉक, कैश कितना है अभी प्रेजेंट 75,000 रुपीज, फर्नीचर कितने का है 5,000 रुपीज, तो कैश 75,000 प्लस 5,000 80,000, और स्टॉक कितने का है, स्टॉक 20,000 का है, तो 80,000 प्लस 20,000 1,00,000 रुपीज इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज। इक्वेशन बैलेंस कर रहा है, यानी आप कहीं भी गलती नहीं कर रहे हो। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी आपने कैश में परचेस किया था गुड्स को, अब आप उधार में परचेस करोगे, तो यहां पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन के कॉलम में आप लिखोगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और कितने का आपने उधार में खरीदा है, तो ये है आपका 36,000 रुपीज, 36,000 रुपये का उधार में खरीदा है। उधार में खरीदा, फिर भी आप कैश दिख रहा है यहाँ पे 36,000, हाँ आप उधार में खरीदो चाहे आप कैश में खरीदो, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आप बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जो मनी में होगा, और मनी में उधार का भी, हाँ उधार में, तो उधार में कितने का उधार खरीदा, कितने का उधार का गुड्स खरीदा, तो 36,000 रुपये का ये अमाउंट होना चाहिए, तब आप इसको रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर आपका 36,000 रुपये का गुड्स जो है परचेस किया गया है। अब
ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करोगे। अभी मैंने आपको बताया था कि चाहे उधार में परचेस करो गुड्स को, चाहे आप कैश में परचेस करो, स्टॉक तो आपका बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर गुड्स परचेस किया है तो स्टॉक बढ़ेगा, यानी फर्नीचर और कैश पे अभी मत ध्यान देना। गुड्स परचेस किया है, स्टॉक इंक्रीज करेगा। कितने का गुड्स परचेस किया है? 36,000 रुपये का। तो यहाँ पे लिखो 36,000 रुपीज़। इसके पहले कैश में खरीदा था हमने 20,000 का, तो भी स्टॉक बढ़ा। उधार में खरीदा तो भी स्टॉक बढ़ा। अगर कैश पेमेंट करते तो 36,000 रुपीज़ माइनस कर देते कैश से। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर बोला है क्रेडिट में परचेस किया गया है, यानी उधार में गुड्स को परचेस किया गया है, तो कैश आप माइनस नहीं कर सकते। उधार में चूंकि परचेस आपने किया है तो किसी को पैसा चुकाना भी तो होगा, देना होगा। बिजनेस ने उधार में 36,000 रुपये का गुड्स परचेस किया है, तो बिजनेस को किसी को पैसा चुकाना होगा। किसको पैसा चुकाना होगा? तो क्रेडिटर को, यानी लेनदार को। क्रेडिटर्स को यहाँ पर पैसा देना होगा। क्रेडिटर्स कौन होता है? क्रेडिटर्स होता है आउटसाइडर। आउटसाइडर, और आउटसाइडर होता है तो बाहर वाले को पैसा देना है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्रेडिटर, इसीलिए हम लायबिलिटी साइड में यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स इज इक्वल टू कर देते हैं क्रेडिटर्स। तो देखिए 36,000 का स्टॉक बढ़ा इज इक्वल टू क्रेडिटर को, बाहर वाले को बिजनेस पैसा चुकाएगा, क्रेडिटर को, आउटसाइडर को। तो यहाँ आउटसाइडर भी यानी क्रेडिटर भी इंक्रीज कर जाएगा, प्लस कर देंगे 36,000 रुपीज़। बोलेंगे माइनस प्लस क्यों कर दिए? क्यों प्लस कर दिए? इसीलिए क्योंकि इसको फ्यूचर में पैसा 36,000 रुपये देना है। अगर आप मान लो कि 36,000 रुपये पेमेंट करोगे तो माइनस कर देना, तो जीरो हो जाएगा, यानी कोई भी पेमेंट नहीं करना है फिर। मतलब 36,000 रुपये अगर इसको पे करेंगे तो क्या करेंगे? 36,000 रुपये हम माइनस कर देंगे, तो प्लस और माइनस करेंगे 36,000 तो जीरो हो जाएगा, यानी अब कोई पेमेंट उसको नहीं करना है। इसलिए फिलहाल हम इसको प्लस किए हैं। देखो ये इम्पैक्ट पड़ा आपका। गुड्स परचेस किया है क्रेडिट में, स्टॉक बढ़ा 36,000 का और क्रेडिटर बढ़ गया 36,000 का, बस। और कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कैश में कोई फर्क पड़ा? क्या कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? नहीं, तो ये हो जाएगा जीरो। अच्छा, प्लस क्या फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, इस ट्रांजेक्शन से फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी हो जाएगा जीरो। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, तो ये भी हो जाएगा जीरो। तो फर्क किस पे पड़ा? स्टॉक पे, जो कि बढ़ गया, और क्रेडिटर पे, यानी क्रेडिटर यानी आउटसाइड लायबिलिटी भी आपका बढ़ गया। क्लियर है बात पूरा? अब न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या है? यहाँ पर यहाँ पर प्लस कर दोगे कितना? अभी बिजनेस में कैश कितना है? 75,000 का कैश है। बिजनेस में अभी फर्नीचर कितने का है? 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, क्योंकि फर्नीचर ना घटा ना बढ़ा। स्टॉक कितने का है? पहले था 20,000 का, अब 36,000 का और स्टॉक आ गया है, तो ये हो गया आपका 56,000 रुपीज़। 56,000 का स्टॉक है बिजनेस में, इज इक्वल टू अभी क्रेडिटर आउटसाइडर का पैसा कितना बाकी है, लायबिलिटी। ये आपका लायबिलिटी कहलाएगा कितना का है? 36,000 का, तो 36,000 हमने लिख दिया, और प्लस 1,00,000 रुपये का कैपिटल बिजनेस में है। तो इधर 1,36,000, इधर भी आप जोड़ करके देख लो, 1,36,000 आपका आ जाएगा। 75,000 प्लस 5,000 80,000 एंड 56,000 36,000 आपका आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं क्या है आपका। ट्रांजेक्शन नंबर 5 कहता है पेड फॉर रेंट। रेंट पेड किया गया है कितना? 700 रुपया। पेड फॉर रेंट, पेड फॉर रेंट रुपीज 700 रुपीज। 700 का जो है वो रेंट यहाँ पर पेड किया गया है। चलिए, रेंट जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्च है। तो चूंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इससे कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। अब देखिए, रेंट पे किया है तो रेंट में आप क्या दोगे? रेंट में आप कैश ही तो पेमेंट करते हो ना, यानी ये जो बिजनेस है ये ज़रूर रेंटेड होगा, यानी रेंट पर लिया गया ये बिल्डिंग होगा जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो। तो रेंट देना पड़ा बिजनेस को, कितना देना पड़ा? 700 रुपया। तो 700 रुपया यानी 700 रुपीज़ से कैश कम हो जाएगा और
एक्सपेंस है तो इससे आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल भी 700 रुपया से कम हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट आपका पड़ा रेंट पे करने से। अब चलिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं। देखिए अब आया न्यू इक्वेशन। 75,000 रुपीज़ बिजनेस में कैश था, जिसमें से 700 रुपये चला गया। तो अब यानी प्लस में कितना बैलेंस बचा, बिजनेस के पास कितना कैश है, 74,300 रुपीज़ बिजनेस के पास कैश है अभी। फर्नीचर कितने का है, 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर है बिजनेस के पास। स्टॉक कितने का है बिजनेस के पास, ये स्टॉक है आपका प्लस 56,000 रुपीज़ का बिजनेस के पास स्टॉक है, तो हम प्लस कर दिए 56,000 रुपीज़। इसके बाद अच्छा क्या है आपका, क्रेडिटर कितने का है, अभी भी क्रेडिटर आपका 36,000 रुपीज़ का है। और कैपिटल अब कितना रह गया, तो 1 लाख में से 700 चला गया तो हो गया आपका 99,300 रुपीज़ का कैपिटल है। क्लियर है बात। यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, फर्नीचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ज़ीरो। स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन से, वो भी ज़ीरो, और आउटसाइड लायबिलिटी भी ज़ीरो, इतना याद रखिएगा। इसके बाद ये भी आपका इक्वेशन देखोगे तो दोनों साइड बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इधर से भी 700 माइनस हुआ, उधर से भी आपका 700 माइनस हो गया, तो इक्वेशन फिर से बैलेंस कर रहा है आपका। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20% फॉर कैश। तो 40,000 का जो आपका कॉस्ट था गुड्स का, जिसको 20% के प्रॉफिट में बेचा गया और कैश में बेचा गया, ये लिखता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में हम लिख लेते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 sold at a profit of 20% for cash। ये आपका लास्ट ट्रांजैक्शन है। अब हम आपको इसको समझाते हैं कि कैसे कैसे सारा कुछ होगा। देखिए गुड्स है कितने का, 40,000 रुपये का गुड्स है, यानी लागत कितना है, 40,000 रुपये का कॉस्ट है, जिस पर प्रॉफिट कितना है। तो अगर हम बात करें इसका, इस पर जो प्रॉफिट है वो 20% का प्रॉफिट लिया गया, तो 8,000 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 8,000 रुपये का प्रॉफिट। तो सामान को बेचा कितने में गया होगा, 40,000 रुपये का गुड्स प्लस 8,000 रुपये का प्रॉफिट। तो मार्केट में जो बेचा गया होगा वो कितना में बेचा गया है, 40 प्लस 8,000, 48,000 रुपीज़ में सामान को बेचा गया। इतना बात क्लियर है। अब सामान को बेचा गया, जब बेचा गया तो जाहिर सी बात है स्टॉक क्या है आपका, वो गुड्स है जो कि अभी अनसोल्ड है, और इसी स्टॉक को बेचा गया, यानी ये तो आपका खरीदा ही गुड्स बेचने के लिए गया था, जो कि अनसोल्ड गुड्स था 56,000 रुपये का बिजनेस में, और बिजनेस में जो 56,000 रुपये का अनसोल्ड गुड्स था उसको अब बेचा गया है। कैसे पुट करेंगे इसके अकाउंटिंग इक्वेशन पे, देखिए सबसे पहले स्टॉक जो है कम हो गया है क्योंकि बेचा गया है, तो सबसे पहले आप माइनस लिखो, कितने का गुड्स बेचा गया है, 40,000 रुपये का गुड्स बेचा गया जो कि लागत था, यहाँ पे सब कुछ लागत है, तो कितने का लागत था, 40,000 का बेचा गया, तो 40,000 रुपये तो स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि सामान बिक गया 40,000 का। अच्छा, इसके बाद किस में बोलता है कि कैश में बेचा गया, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैश में बेचा गया। तो जब आपने बेचा होगा 40,000 का तो स्टॉक कम हो गया 40,000 से, लेकिन जो आपने पैसा पकड़ा होगा यानी बिजनेस ने जो पैसा लिया होगा वो कितना लिया होगा, 48,000 रुपीज़, क्योंकि उसने प्रॉफिट पे बेचा है। अगर 40,000 के सामान को 40,000 में बेच देंगे तो हम बिजनेस करने क्यों बैठे हैं, तब तो बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो स्टॉक यानी बिजनेस के पास 56,000 का था गुड्स, जिसके पास जिससे
40,000 का बेच दिया, तो 40,000 माइनस कर दिए, लेकिन आया कितना पैसा, तो पैसा जो आया यानी कैश जो बढ़ा वो 48,000 रुपीज़ यहाँ पे कैश बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस के पास 48,000 रुपीज़ आया। अब बताइए बिजनेस को इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। किसी कोई भी बिजनेसमैन बार बार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या पैसा इन्वेस्ट या कोई भी चीज़ इन्वेस्ट नहीं करता है, बार बार कैश इन्वेस्ट नहीं करेगा। एक प्रोप्राइटर, एक ऑनर, एक बिजनेस का मालिक बार बार किसी भी बिजनेस में या अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर बार पैसा इन्वेस्ट हम पॉकेट से लगा कर करेंगे ही, तो फिर बिजनेस करने का हमें फ़ायदा क्या। तो प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ, हम प्रॉफिट कमाएंगे उसी से हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, है ना। कोई भी बिजनेसमैन जब प्रॉफिट कमाता है उसी से बिजनेसमैन का जो कैपिटल है लगा हुआ बिजनेस में वो इंक्रीज होता है। तो प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। 8,000 का प्रॉफिट हुआ है और इससे आपका क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा। कैपिटल इंक्रीज करेगा तो हम इसको ऐड कर देंगे कहाँ, कैपिटल में। तो यहाँ पर हमने इसको कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एसेट साइड में देखना, माइनस किए हैं 40,000 और प्लस किए हैं 48,000, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 8,000, माइनस 40,000 और प्लस 48,000, तो प्लस 8,000 इधर रहेगा और यहाँ भी हमने 8,000 को प्लस किया इज इक्वल टू के उस साइड, तो इधर भी प्लस 8,000 उधर भी प्लस 8,000, फिर भी आपका इक्वेशन मैच करेगा, बैलेंस करेगा। अच्छा, अब इसको हटा देते हैं हम। देखिए अब फाइनल इक्वेशन क्या बना, इसके बाद कोई भी आपका इक्वेशन नहीं है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बना वो देखिए। देखिए फर्नीचर पे क्या कोई फर्क पड़ा इससे, इस ट्रांजैक्शन से, नहीं। और क्या आउटसाइड लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, तो ये भी आपका जीरो रहेगा। अब चलिए फाइनल इक्वेशन हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखते हैं फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। इसके बाद और ट्रांजैक्शन होता तो यहाँ पे हम न्यू इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन यही आपका फाइनल इक्वेशन है। अब 74,300 में 48,000 रुपीज़ अगर आप ऐड करिएगा तो आपका 1,22,300 आएगा, प्लस कर देंगे 1,22,300 रुपीज़। तो बताइए अब प्रेजेंट में बिजनेस के पास कैश कितना है, 1,22,500। बिजनेस में फर्नीचर अब कितना है, अभी प्रेजेंट कंडीशन बता रहे हैं, तो 5,000 का स्टॉक कितना है, तो देखिए 40,000 का तो स्टॉक 56,000 में से चला गया, तो अब 16,000 रुपये का स्टॉक रिमेनिंग है बिजनेस में, जिसको बाद में बेचा जा सकता है। और क्रेडिटर कितने का है, 36,000 रुपये का क्रेडिटर अभी तक है जिसको पेमेंट करना है, और कैपिटल बढ़ करके हो गया 1,07,300 रुपया कैपिटल हो गया। दोनों साइड आपका मैच करेगा, 1,43,300 दोनों साइड में आपका होगा, आप जोड़ के देख लेना। अब एक छोटा सा हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, यही आपका फाइनल इक्वेशन है। अब पूछेंगे आपसे कि बताइए बिजनेस में कैश कितना है, आप बोलोगे 1,22,300। बिजनेस में फर्नीचर कितने का है, 5,000 का है। स्टॉक कितने का है, 16,000 का है। आउटसाइड लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर कितने का है, 36,000 का। और पूछेंगे कैपिटल कितने का है, तो 1,07,300 रुपये का कैपिटल है। दोनों साइड मैच कर रहा है, इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। और चूंकि इसको बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं तो हम बैलेंस शीट भी बना करके देख लेते हैं कि मैच करता है या नहीं। तो इन सब का हमको फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, बीच का हमको इस फिगर का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको हटा रहे हैं और यहाँ पर आपको एक छोटा सा हम बैलेंस शीट बना करके दिखाते हैं कि कैसे मैच करेगा और किस तरीके से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है बैलेंस शीट से। यहाँ लिखते हैं हम बैलेंस शीट एज एट मतलब यहाँ जो डेट होगा वो लिखेंगे। फिलहाल आपके पास कोई डेट नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़िएगा। इस साइड आप लिखोगे एसेट्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ भी आप अमाउंट, और यहाँ पे लिखोगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या सिर्फ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इसीलिए लिखोगे क्योंकि
आपका आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी लाइबिलिटी कराता है और कैपिटल भी आपका इंटरनल लाइबिलिटी कराता है। यानी इस लाइबिलिटी में क्या क्या है, आपका आउटसाइड लाइबिलिटी भी है और इंटरनल लाइबिलिटी यानी कैपिटल भी है, इसीलिए सीधा सीधे हम इसको लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। अब बताइए बिजनेस के पास एसेट क्या क्या है। कैश है, यहाँ देखिए कैश, तो आप लिख दो एसेट साइड में कैश। फर्नीचर है, आप लिख दो फर्नीचर। स्टॉक है, आप लिख दो स्टॉक। अब आइए लाइबिलिटी साइड में, यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर आइए, अब बताइए लाइबिलिटीज क्या है, तो क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटीज है। इसके बाद क्या लाइबिलिटीज है वहाँ पे, देखिए कैपिटल, तो यहाँ पे लिख दो आप कैपिटल। कैश कितने का है बिजनेस में अभी प्रेजेंट, 1,22,300, तो यहाँ लिख दो 1,22,300 रुपीज़। फर्नीचर कितने का है प्रेजेंट कंडीशन आपका 5,000, यहाँ पे आप लिख दो 5,000। स्टॉक कितने का है 16,000 का, स्टॉक में लिख दो आप 16,000 अभी कितने का है वो। इसके बाद क्रेडिटर कितने का है, तो क्रेडिटर है आपका 36,000 का अभी, तो यहाँ पे आप लिख दो 36,000 रुपीज़। और कैपिटल कितना है, तो कैपिटल है 1,07,300, यहाँ लिख दो 1,07,300 का आप लिख दो कैपिटल। अब बैलेंस शीट क्या मैच कर रहा है आप देखोगे, तो टोटल आपका मैच कर जाएगा 1,43,300 रुपीज़ इधर भी, और यहाँ भी आपका आ जाएगा 1,43,300 रुपीज़। मैच कर गया आपका, तो ये आपका बैलेंस शीट बन करके तैयार है, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या दिखा रहा है कि भैया बिजनेस के पास कैश कितना है 1,22,300, फर्नीचर कितना है 5,000, स्टॉक कितना है 16,000, लाइबिलिटीज़ कितना है 36,000 और कैपिटल कितना है 1,07,300। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा रहा है। तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया कि किस तरीके से बनाया जाता है, तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन आप बनाओगे, प्लस और माइनस के तौर पे अभी आप बना रहे हो। इसके बाद यही आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल ये सीखोगे, तो इसके बाद आपको सारा ट्रांजैक्शन जब हम जर्नल बना के रिकॉर्ड करेंगे तो समझना और भी आसान होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।